हेलो बच्चों, IIT जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द एंड्स Q एंड R ऑफ टू थिन वायर्स, Q एंड R की हम बात कर रहे हैं, PQ एंड RS। दो वायर हैं PQ और RS। इसके जो दो एंड है Q और R आर सोल्डर्ड मतलब इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ज्वाइन टुगेदर, सोल्डरिंग होता है वो वर्ड में यूज कर रहे हैं, सोल्डर्ड टुगेदर। इनिशियली ईच ऑफ वायर हैज लेंथ ऑफ 1 मीटर। दोनों वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ओके। एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये बात याद रखना है यहाँ पर कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। जो इनिशियल टेम्परेचर है दोनों का वो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ द एंड P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस। जो अभी इन दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक है, दोनों रॉड को एक साथ मिला दिया यहाँ पर। P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस वाइल द एंड S इज हीटेड एंड मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस। जो S है उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया है। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो चार तरफ से क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ, P और Q जो वायर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर RS। मतलब कि RS वायर की थर्मल कंडक्टिविटी अगर K है तो दूसरे की कितनी होगी, वो 2K होगी, ठीक है, 2K। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ PQ वायर जो है इसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, मतलब अल्फा इसमें दिया हुआ है, ओके। द चेंज इन लेंथ ऑफ वायर PQ, हम PQ वायर में कितना लेंथ चेंज हुआ है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, जो भी हीट यहाँ से आ रही होगी 400 डिग्री सेल्सियस है और इधर 10 डिग्री, तो हीट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ से हीट आएगी, ये मैं I2 मान लेता हूँ, और आगे चली जाएगी वो I1 है। तो दोनों हीट बराबर होंगी, तो I1 इक्वल टू I2 लिख देते हैं। तो I1 जो होगी वो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो TJ मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब TJ मतलब जंक्शन का टेम्परेचर -10, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अपॉन L अपॉन K। L कितना है 1 अपॉन K कितना है यहाँ पर 2K, और एरिया इक्वल टू यहाँ पर जो सेकंड रॉड है 400 माइनस TJ, 400 माइनस TJ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L अपॉन K। L कितना है यहाँ पर 1 अपॉन K और A। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन सबको सॉल्व करेंगे, तो टेम्परेचर जो जंक्शन का आएगा वो आएगा 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर आ गया जंक्शन का 140 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हम जो फर्स्ट रॉड है PQ रॉड जो है उसको लेते हैं, सिर्फ PQ रॉड को, क्योंकि उसी में ही लेंथ में चेंज कैलकुलेट करना है। तो PQ जो रॉड है, एक एंड का टेम्परेचर तो 10 डिग्री मेंटेन कर दिया, दूसरे एंड का टेम्परेचर जंक्शन का कितना आ गया 140 डिग्री सेल्सियस। हमें इस रॉड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं टेम्परेचर T है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट तो बराबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, 140 माइनस 10, और लेंथ क्या है इसकी 1 मीटर, तो 140 माइनस 10 अपॉन 1 मीटर लेंथ हो गया, ओके। अब T माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T है -10 और अपॉन में क्या आएगा लेंथ x, तो T माइनस 10 अपॉन x। टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो टेम्परेचर क्या आ गया यहाँ पर, टेम्परेचर का फंक्शन आ गया 130x प्लस 10, ओके। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है x डिस्टेंस पर dx, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया है। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो dy हुआ है, dy, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ होगा। देखो, इनिशियल टेम्परेचर क्या था इस रॉड का, जो मैंने लिखा था वो था 10 डिग्री सेल्सियस।
अभी कितना चेंज टेम्परेचर हो गया है इस एलिमेंट का, वो हो गया है 130 प्लस x प्लस 10 इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया होगा यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कितना 130x। तो हमें फॉर्मूला पता है चेंज इन लेंथ जो होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ कितना है, वो तो डी वाई है। लेंथ कितना लिया गया था, वो तो डी एक्स लिया गया है लेंथ, एल्फा और डेल्टा टी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स, एल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी कितना है 130x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और 130 को तो 156 और 10⁻⁵। और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना, तो x की वैल्यू मतलब लेंथ जो है रॉड की वो 1 मीटर है, तो जो लिमिट होगी x की वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी 1 तक होगी। और यहाँ पर आ गया चेंज इन लेंथ डेल्टा y। तो x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 156 इंटू 10⁻⁵ x²/2 150 और यहाँ पर 1 स्क्वायर कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे और माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78 10⁻⁵ मीटर। तो लेंथ इंक्रीमेंट कितना हुआ है 0.7878 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो बच्चों, IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी का है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड are first connected independently to two vessels, one containing water at 100 degree Celsius and the other containing ice at 0 degree Celsius। एक कंटेनर है उसमें वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरे में क्या है आइस है 0 डिग्री, और अदर जो है कंटेनर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। इन सेकंड केस रॉड आर जॉइंड एंड टू एंड एंड कनेक्ट टू द सेम वेसल। पहले केस में दोनों पैरेलल में है, दूसरे केस में क्या है एंड टू एंड मतलब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। लेट Q1 and Q2 ग्राम पर सेकेंड बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि कितनी तेजी से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वो Q1 Q2 उसका रेट है। सॉरी, द रेशो Q1 अपॉन Q2 इज, रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो सबसे पहले दोनों पैरेलल में है तो कितनी हीट फ्लो करेगी हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो पैरेलल में है, उसके बाद दोनों सीरीज में है। तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा, मान लेते हैं लेंथ L है, एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो दोनों रॉड यहाँ पर पैरेलल में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर R इक्वलेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और अपॉन दोनों का सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो L अपॉन K और L अपॉन K प्लस L अपॉन K। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया L अपॉन 2K। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि दोनों रॉड सीरीज में है तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो R1 प्लस R2 या RA और RB। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2L अपॉन K। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी हीट फ्लो कर रही है वो आइस को मेल्ट कराएगी। तो Q1 अपॉन T1 इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R1 लिख सकते हैं। Q1 अपॉन T1 क्या है थर्मल करंट, थर्मल करंट इक्वल टू डेल्टा T अपॉन रेजिस्टेंस होता है थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल करंट को Q अपॉन T लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, Q को भी लिख सकते हैं M1 इंटू LF। M1 क्या है जितनी आइस मेल्ट हो रही है, और नीचे T1 और LF क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा T 100 माइनस 0 और R1 की वैल्यू क्या L अपॉन 2K। यहाँ पर जो M1 अपॉन T1 है वो क्या है रेट ऑफ आइस मेल्टेड। ठीक है, कितनी मेल्ट कर रही है आइस, कितना रेट से मेल्ट कर रही है, तो Q1 इंटू LF इक्वल टू 200 KA अपॉन L। तो यहाँ से जो Q1 आ जाएगा 200 KA अपॉन L इंटू LF, ये इक्वेशन होगी 1। बिल्कुल इसी तरीके से हमें Q2 अपॉन T2, ये थर्मल करंट सेकंड में लिखना है इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R2 लिखना है सेकंड केस के लिए। तो Q को क्या लिखेंगे M इंटू L, तो सेकंड में तो सेकंड लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे अपॉन T2 100 माइनस 0 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है 12 अपॉन K, तो अपॉन वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो Q2 LF इक्वल टू 2 से इसको 100 ऊपर करो 50 KA अपॉन L।
तो Q2 इक्वल टू 50K/L/LF, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। बस यहाँ पर डिवाइड करना है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये पैरामीटर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेलो बच्चों, IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 rods, one of aluminium and other made of steel, having initial length L1 L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। 2 रोड है, दोनों को, एक एल्यूमिनियम के एक स्टील के, दोनों को हमने सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, और दोनों की लेंथ को मिलाकर क्या बन गया L1 प्लस L2। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम एंड स्टील इज अल्फा ए और अल्फा एस। अल्फा ए और अल्फा एस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसमें दिए हुए हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, इसका मतलब क्या है, सेम अमाउंट का मतलब डेल्टा एल दोनों केस में बराबर है, ठीक है। व्हेन देयर टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस स्मॉल t, देन द फाइंड द रेशो L1/L1 प्लस L2। देखो इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि डेल्टा एल दोनों केस में बराबर है, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला एल्यूमिनियम के लिए और स्टील के लिए बराबर रखना पड़ेगा। और डेल्टा एल क्या होता है, L1 या L अल्फा डेल्टा टी, तो L1 हो गया, अल्फा ए हो गया एल्यूमिनियम के लिए, और डेल्टा टी कितना है T डिग्री सेल्सियस। और दूसरे के लिए स्टील के लिए क्या होगा L2 अल्फा एस और टी से टी कैंसिल कर दो, तो L2/L1 यहाँ पे क्या जाएगा, L1 को नीचे भेजेंगे, अल्फा A/अल्फा एस, ये इक्वेशन बन गया 1। आगे क्या है जो हमें कैलकुलेट करना वो लिखते हैं। तो L1/L1 प्लस L2 हमें कैलकुलेट करना है, तो इस L1 को नीचे लेकर आते हैं डिवाइड में, तो L1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस L2 बाय L। जैसे ही L1 का डिवाइड करते हैं तो ये तो 1 बन गया यहाँ पर डिवाइड होने पे, और ये L1 यहाँ पे भी आ जाएगा नीचे। तो ये जो पार्ट है ये हमने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, अल्फा A/अल्फा एस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा एस ऊपर जाएगा, नीचे अल्फा एस प्लस अल्फा ए आ जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेलो बच्चों, IIT JEE 1993 का क्वेश्चन है। ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज फॉर्म आउट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ ब्रास। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप में वर्ड से पता चल रहा है 2 मेटल की स्ट्रिप होती है, दोनों को एक साथ चिपकाया हुआ होता है, जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एक कॉपर की है यहाँ पर और एक ब्रास की है। मैंने इसका जो थिकनेस है या विड्थ जो है वो D माना हुआ है और इसकी लेंथ को L मान लेते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 पर है अभी। The coefficient of linear expansion of 2 metals are अल्फा C और अल्फा B, ठीक है, मतलब कॉपर के लिए अल्फा C है और ब्रास के लिए अल्फा B है। On heating, the temperature of the strip goes up to delta T. Strip bends to form an arc of radius of curvature capital R. देखो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो बाहर की साइड में रहेगी हीट करने पर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जिसका भी अल्फा ज़्यादा होता है वो बाहर की साइड में होता है। तो अल्फा जो है वो ब्रास का ज़्यादा होता है, तो ब्रास का जो स्ट्रिप है वो बाहर की साइड में होगा और कॉपर का अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर आर्क बनाएंगे, सेंटर यहाँ पर आ गया, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो आर क्या होता है स्मॉल d/अल्फा B माइनस अल्फा C इंटू डेल्टा T। डी क्या है उसका जो विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, और आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केस किसके है अल्फा B माइनस अल्फा C के। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी और डी, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो डेल्टा टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अल्फा B माइनस अल्फा C के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा B माइनस अल्फा C। ओके, तो ये रहने वाला है इसमें, तो बी और डी आंसर क्या रहेंगे इसमें करेक्ट रहेंगे। हेलो बच्चों, IIT JEE 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 गिव्स सम डिवाइसेस एंड कॉलम 2 गिव्स सम प्रोसेसेस ऑन विच फंक्शनिंग ऑफ दीज डिवाइसेस डिपेंड। जो कॉलम 1 है इसके अंदर कुछ डिवाइस दे रखी है और कॉलम 2 के अंदर कुछ फंक्शन दे रखे हैं, प्रोसेस दे रखे हैं। मैच द डिवाइस इन द कॉलम 1 विद प्रोसेसेस इन कॉलम 2, 1 का 2 के साथ मैच करना है। देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है,
बायोमेटेरियल स्ट्रीम में रेडिएशन नहीं होता है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, मेल्टिंग नहीं होता है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होता है, एक्सपेंड करती है वो, ठीक है। तो बायोमेटेरियल स्ट्रिप एक्सपेंड करती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें, ठीक है। स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन में एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन होगा तो क्यों रहने वाला है इसमें, रेडिएशन नहीं होता है, ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी नहीं, एनर्जी कन्वर्जन होता है, मेल्टिंग नहीं होता है, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर क्या होता है कि वो हॉट बॉडी की तरह बिहेव करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है, तो रेडिएशन एमिट करेगा तो पी रहेगा, और एनर्जी को भी कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो पी और क्यू इसमें दोनों ऑप्शन रहने वाले। इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में भी एनर्जी कन्वर्जन होता है और मेल्टिंग भी होती है, क्योंकि वो मेल्ट करता है, एनर्जी भी कन्वर्ट करता है, किस टाइप की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्यू और आर दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो बी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट रहेगा। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टील वायर ऑफ लेंथ L at 40 डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड फ्रॉम the ceiling and then a mass M is hang from its free end। एक सीलिंग से एक वायर लगाया हुआ है, लेंथ L का वायर है ये, ओके, 40 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसके एंड पर एक मास लगाया हुआ है M, ठीक। The wire is pulled down from 40 degree Celsius to 30 degree Celsius to regain its original length। The coefficient of linear thermal expansion of steel is 10 to the power -5 per degree centigrade। Young's modulus of steel is 10 to the power 11 Newton per meter square। Radius of wire is 1 millimeter। Assume that L is very greater than diameter of the wire, then value of M in kilogram is nearly। ये हमें कैलकुलेट करना। कहने का मतलब क्या है कि एक वायर से, यहाँ पर क्या है, एक वायर है, एक मास लगाया हुआ है, जैसे मास लगाएंगे तो मास जो है नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा इस पर, वायर पर, मतलब टेंशन जो आएगा mg के बराबर आएगा, जिसकी वजह से वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, डेल्टा लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो डेल्टा को क्या लिखा जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला शायद आपको याद हो, ये इलास्टिसिटी के अंदर आता है कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। तो ये इसमें इलोंगेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस जो वायर को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। जब इसको ठंडा करेंगे तो इसकी लेंथ कम होगी, जब लेंथ इसकी कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, ओके। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया पहला डेल्टा एल इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए वाई, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। जब इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसकी लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, डेल्टा एल ऊपर की तरफ रहेगा, एक तरीके से लेंथ इसकी कम हो जाएगी, कितना, एल अल्फा डेल्टा टी से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना है सिर्फ, जो इलास्टिसिटी की वजह से, फोर्स की वजह से जो इलोंगेशन होगा, इतना ही कंप्रेशन लेंथ में जो कम होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी होगा। तो दोनों लेंथ को या डेल्टा एल को बराबर रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों डेल्टा एल को बराबर रखेंगे तो एम जी एल अपॉन ए वाई इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। हमें यहाँ से एम कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर एम कैलकुलेट करेंगे, सभी पैरामीटर को एक तरफ भेज देते हैं, एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एल अल्फा डेल्टा टी ए वाई अपॉन जी। अब एरिया क्या लिखा जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा है 10 to the power -5, डेल्टा टी क्या रहेगा 40 से 30 जा रहा है, ओके, और पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1 मिलीमीटर 10 to the power -3 मीटर, और वाई क्या है 10 to the power 11, और जी की वैल्यू 9.8। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.2 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा जाएगा नियरली, मतलब इंटीजर, नियरली इंटीजर कौन सा रहेगा 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा 3 किलोग्राम, ओके। हेलो बच्चों, IIT JEE 1997 का क्वेश्चन है। The apparatus shown in figure consists of 4 glass column connected by horizontal section। 4 वर्टिकल कॉलम है, एक तो ये हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, और इनको हॉरिजॉन्टल सेक्शन से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ। हाइट ऑफ 2 सेंट्रल कॉलम B एंड C आर 49 सेंटीमीटर इज। जो बीच वाले कॉलम है ये वाला और ये वाला 49 सेंटीमीटर क्या है इनकी हाइट है, ओके। उसके बाद
दी टू आउटर कॉलम ए एंड डी आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये ए और डी जो है एटमॉस्फेयर में ओपन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ओके, ए एंड सी आर मेंटेन एट टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस वाइल बी एंड डी आर मेंटेन एट 5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए का टेम्परेचर है वो 95 है और सी का टेम्परेचर क्या है 90 और साथ साथ में बोला गया बी और डी का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस और इधर भी क्या है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ। द हाइट ऑफ लिक्विड इन ए एंड डी मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन आर 52.8 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर। ए और डी, ये ए है, ए के अंदर क्या है 52.8 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है डी में 51 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है लिक्विड का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें ये बात याद रखना है कि ये जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ठीक है। फाइनली ये जो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। बी और सी पर क्या रहेगा, प्रेशर बराबर रहेगा। बस यहाँ पे पास्कल लॉ लगाना है, इधर से लिखते हुए आएंगे और इधर से लिखते हुए आएंगे, प्रेशर दोनों को इक्वेट करना है। तो बी और सी पर प्रेशर बराबर रहेगा, तो बी पर प्रेशर क्या लिखा जाएगा, PATM। यहाँ पर PATM होगा। अब नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिखा जाएगा, तो प्लस रो जी एच। रो कौन सा होगा 95 पर, ओके, क्योंकि 95 है ए के अंदर, जो ए कॉलम के अंदर टेम्परेचर 95 पर रो लिखा जाएगा GH। जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, ओके। जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। और यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितना, माइनस रो जी एच, माइनस रो लिखा जाएगा 5 पर, क्योंकि 5 है बी के अंदर प्रेशर टेम्परेचर। GH कितना है 0.49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइट 0.49 क्या है, हाइट मीटर में, इक्वल टू। अब यहाँ पर सी पर प्रेशर लिखेंगे तो इधर से लिखते हुए आएंगे, तो PATM। नीचे आएंगे तो रो GH, तो रो 5 डिग्री सेल्सियस पे होगा, G और H मतलब 0.51। और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो माइनस रो GH, रो कितना 95 पर होगा और G और H। बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो 95 वाला जो पैरामीटर है, रो डेंसिटी 95 पर है, उसको एक तरफ लिख लेंगे और बाकी जो है 5 वाले उनको दूसरी तरफ, और PATM तो कैंसिल कर जाएगा। तो रो जी तो कैंसिल कर गया, रो 95 इंटू 1.018 इक्वल टू क्या होगा, रो 5 पर इंटू 1। अब रो 95 पर कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रो किसी भी टेम्परेचर पर जो होगा, रो 0 डिग्री सेल्सियस पे अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। तो रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी मतलब 95, 0 से 95 प्लस है, और यहाँ पर क्या जाएगा 5 के लिए, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा और डेल्टा टी मतलब 5। बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है और रो मिल जाएगा हमें। रो से रो नॉट कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या जाएगा, रो 95 माइनस 5.09 इक्वल टू 1.018 माइनस 1। सबट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो गामा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.998 इंटू 10⁻⁴। एल्फा क्या, एल्फा कैलकुलेट करना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल्फा इक्वल टू गामा बाय 3। जैसे ही इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.666 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर बन जाएगा। हेलो बच्चों, IIT JEE 2005 का एक क्वेश्चन है। ए क्यूब ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा s is floating in a bath containing a liquid of coefficient of volumetric expansion gamma l। एक लिक्विड है और जो इसकी जो और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, गामा l, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, मास m है और ये अल्फा s रहेगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये डेंसिटी मैंने लिक्विड की मान लिया रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये गामा l है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी, द डेप्थ अप टू विच द क्यूब इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड रिमेन द सेम। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो क्यूब का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और लिक्विड की डेंसिटी भी कम होगी। तो लिक्विड की डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी, रो डैश इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा l डेल्टा टी।
और इस क्यूब का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो लेंथ L मान ली और यहाँ पे क्या हो जाएगी L डैश हो जाएगी। देखिए हाइट जो है दोनों केस में क्या है वो बराबर है। हाइट मतलब जो लिक्विड के अंदर पार्ट है वो बराबर रहेगा। लिक्विड के अंदर जो हाइट है वो दोनों केस में बराबर है। समर इन द लिक्विड रिमेन द सेम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एस एंड गामा एल। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले क्या है कि mg लिखते हैं। दोनों केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बॉयंसी फोर्स दोनों केस में बराबर रहेगा। तो mg इक्वल टू बॉयंसी फोर्स फर्स्ट में और बॉयंसी फोर्स सेकंड में क्या होगा बराबर रहेगा टेम्परेचर चेंज करने के बाद। तो बॉयंसी फोर्स फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बराबर रहेगा या एफ बी डैश बराबर रहेगा। तो पहले केस में बॉयंसी फोर्स वी रो जी लिखेंगे, दूसरे केस में वी डैश रो डैश जी लिखेंगे। जी तो कैंसिल कर जाएगा, वी मतलब वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। अब पहले केस में कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, बेस एरिया और हाइट। तो बेस एरिया क्या है एल स्क्वायर और हाइट क्या है एच। वही वॉल्यूम जो है लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम। दूसरे वाले केस में वी डैश मतलब कि बेस एल डैश का स्क्वायर और हाइट एच, एच तो सेम है। और डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर लिक्विड की रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। एल स्क्वायर से एल, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जी से जी कैंसिल कर देते हैं, रो नॉट से रो नॉट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और एच से एच कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसको पार्ट को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी एल स्क्वायर। और यहाँ पर जो एल डैश है, एल डैश की वैल्यू क्या होगी एल 1 प्लस एल फाइव डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर जो क्यूब की लेंथ है वो भी बढ़ेगी और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एल स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल लगाएंगे तो जो पावर है वो यहाँ पे आ जाती है। तो 1 प्लस 2 एल फाइव डेल्टा टी। यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा गामा एल इक्वल टू 2 अल्फा एस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो बच्चों, IIT JEE 1979 का एक क्वेश्चन है। एक कंपोजिट रॉड इज मेड बाय जॉइनिंग ए कॉपर रॉड एंड टू एंड विद ए सेकंड रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन at 25 centigrade. The composite rod is 1 meter in length, of which length of copper rod is 30 centimeter. At 125 degrees Celsius, length of composite rod increased by 1.91 millimeter. अब इसको समझिए, इसके अंदर एक कॉपर रॉड दी हुई है और दूसरी एक सेकंड मटेरियल की रॉड दी हुई है। दोनों का जो लेंथ है वो मिलाकर क्या है 1 मीटर, और साथ में ये बोला हुआ है कॉपर की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो दूसरे मटेरियल की लेंथ कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो डेल्टा एल है, ठीक है, दोनों केस मतलब टोटल जो डेल्टा एल है वो है 1.91 मिलीमीटर, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर 125 डिग्री हो जाता है तो डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 125 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चेंज इन लेंथ लिखना, ठीक है। डेल्टा एल जो रहेगा टोटल वो कॉपर लेंथ में भी चेंज होगा और सेकंड मटेरियल में भी चेंज होगा। तो डेल्टा एल कितना है 1.92 मिलीमीटर। तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 क्या जाएगा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब डेल्टा एल में कॉपर की बात कर रहे हैं तो एल अल्फा डेल्टा टी होता है, दूसरे मटेरियल के लिए एल अल्फा डेल्टा टी सेकंड लिख देंगे इक्वल टू 1.92 10⁻³। लेंथ कॉपर की 0.3, अल्फा कॉपर का दिया हुआ है वो लिखना है, डेल्टा टी कितना है 100, L2 कितना है 70 सेंटीमीटर 0.7, अल्फा 2 हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा 2 कितना है 100 और ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या बोला हुआ है वो पढ़ते हैं। When the composite rod is not allowed to expand by holding it between two rigid wall, दो rigid wall के बीच में उसको फिक्स कर दिया पूरे composite rod को, okay, it is found that length of two constituents do not change with rise of temperature, मतलब उनकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। Find Young's modulus and
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सेकंड रॉड और डेटा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर थर्मल स्ट्रेस क्या होगी, दोनों केस में बराबर रहेगी। लेंथ चेंज नहीं हो रही तो थर्मल स्ट्रेस क्या रहेगी, बराबर रहेगी। थर्मल स्ट्रेस बराबर रहेगी, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वाई एल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस दोनों केस में दोनों का लिखना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए। ठीक, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे वाई कॉपर का लिखना पड़ेगा, एल्फा सी कॉपर का लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। वाई टू हमें कैलकुलेट करना है, एल्फा टू अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये लिख लेंगे। ठीक है, 2 × 10⁻⁵ लिख लेंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1.105 × 10⁻11 Nm/m²। तो ये बात इसमें याद रखनी है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है कंपोजिट रॉड की, तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, बराबर रहने वाला है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, IIT JEE 1978 का ये क्वेश्चन है। ए सिंकर ऑफ वेट W0 हैज एन अपरेंट वेट W1 व्हेन प्लेस्ड इन ए लिक्विड एट ए टेम्परेचर T0 and W2 when weight in same liquid at temperature T2 and coefficient of cubical expansion of material of sinker is beta. What is coefficient of volumetric expansion of liquid? लिक्विड का हमें गामा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सिंकर एट T0 इज V1। जो हमारे पास सिंकर है, जो डूब रहा है ऑब्जेक्ट, उसका जो वॉल्यूम है एट T0 क्या है, V1, और जो T2 पर वॉल्यूम क्या है, V2। तो डेल्टा टी क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी क्या होगा, T2 - T1। देखो V1 अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है इनिशियली, और फाइनली V2 हो जाता है, और बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ओके, या क्यूबिकल एक्सपेंशन बीटा डेल्टा टी। तो V1 V2 में रिलेशन क्या लिखेंगे, V2 = V1 1 + बीटा डेल्टा टी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट T0 इज ρ1। मैं मान लेता हूँ कि ρ1 डेंसिटी, और T2 पे क्या हो जाती है, ρ2 हो जाती है। तो डेंसिटी क्या लिखी जाएगी लिक्विड की, ρ2 = ρ1/1 + γ डेल्टा टी। ये डेंसिटी का रिलेशन हो गया। फर्स्ट केस में बोला गया है कि इसका जो वेट है ना वो W1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिनल वेट है और माइनस बॉयंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, W1 होगा। तो या फिर डायग्राम बनाते हैं, नीचे की तरफ W0 होगा वेट, ऊपर की तरफ W1 होगा। W1 मतलब अपेरेंट वेट, ठीक है, जो हम स्प्रिंग बैलेंस एक्सपीरियंस करेगा, और साथ में क्या होगा, बॉयंसी फोर्स 1। तो W1 + बॉयंसी फोर्स 1 = W0। और बॉयंसी फोर्स 1 क्या लिखा जाएगा, V1 ρ1, इनिशियली उसका वॉल्यूम और डेंसिटी। तो V1 ρ1 × G। तो यहाँ से V1 ρ1 G = W0 - W1 इक्वेशन 1 बन चुकी। वैसे ही हमें इक्वेशन 2 बनाना है। और इक्वेशन 2 कैसे बनाई जाएगी, नीचे की तरफ W0, ऊपर की तरफ W2 रहेगा, और बॉयंसी फोर्स 2 रहेगा। W2 + बॉयंसी फोर्स 2 = W0। और बॉयंसी फोर्स 2 क्या होगा, V2 ρ2 G। तो V2 ρ2 G = V0 - W2, ये हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है जो हमने पहले लिखी थी, V1 V2 में रिलेशन, और रो और ρ0 में रिलेशन, ठीक है। तो V2 क्या लिखा जाएगा हमारे पास, V1 1 + बीटा डेल्टा टी। ρ2 क्या लिखा जाएगा हमारे पास, ρ1/1 + γ डेल्टा टी × G, और W2 - W0 - W2। बस इसको सॉल्व करना है। ये V1 ρ1 G को नीचे ले आते हैं, इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 + बीटा डेल्टा टी 1 + गामा डेल्टा टी W0 - W2/V1 ρ1 G। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 से W0 - W1 लिख देंगे, ओके। तो W0 - W1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें इस पूरे टर्म को तो एक तरफ भेज दो, और इस पूरे पार्ट को इसके नीचे ले आओ। तो इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। 1 + गामा डेल्टा टी 1 + बीटा डेल्टा टी, और ये हमारे पास W0 - W1/W0 - W2। हमें निकालना है गामा किसी तरह। तो गामा निकालना है तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो -1 आ गया यहाँ पर। बस यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन रहने वाली है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, W2 - W1/W0 - W2,
प्लस बीटा डेल्टा टी डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर डेल्टा टी को नीचे भेजो, जैसे डेल्टा टी को नीचे भेजेंगे यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, यहाँ वाला तो कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W नॉट माइनस W2, नीचे आएगा डेल्टा टी T2 माइनस T नॉट प्लस बीटा W नॉट माइनस W1 अपॉन W नॉट माइनस W2। ये हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ लिक्विड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।